हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम शर्मा एंड मैं हूं आपका जीके टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है वॉर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के युद्ध। ठीक है। ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑलरेडी हमारे अभी करंट डेज में एक वॉर चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में, राइट। आपने ऑब्वियसली इसके बारे में न्यूज़ देखी होगी, अलग अलग आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बेसिकली क्योंकि एक वॉर का टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा इट वुड बी द बेस्ट डिसीजन कि आज हम बेसिकली क्या स्टडी करें। हम 20वीं सदी के जो इंपॉर्टेंट वॉर्स थे उनके बारे में स्टडी करें। अब जब भी हम 20वीं सदी के इंपॉर्टेंट वॉर्स की बात करते हैं ना, उसमें दो वॉर सबसे ऊपर आते हैं। नंबर वन इज वर्ल्ड वॉर वन एंड दूसरा है उसी का बड़ा भाई वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो मैंने एक 3 पार्ट की सीरीज बनाने वाला हूँ। ये है फर्स्ट पार्ट उसका, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज वॉर, टाइप्स ऑफ वॉर एंड वर्ल्ड वॉर वन। सेकेंड वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। एंड थर्ड वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो इंडो पाक वॉर हुए थे, हमारे 4 इंडो पाक वॉर्स थे, मैंने उसको कवर करूंगा थर्ड वीडियो में। सो ये 3 पार्ट की सीरीज होगी। बेसिकली इस 3 पार्ट की सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल कवर ऑल ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री। आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, या आप कह सकते हो वर्ल्ड जीके जो आता है, उसमें मैक्सिमम चांसेस आने के किसके होते हैं? वर्ल्ड वॉर्स के। ठीक है। लगभग 90% चांस होता है कि आपके एग्जाम में अगर वर्ल्ड जीके का एक पेपर आता है, तो 90% चांसेस है कि वो वर्ल्ड वॉर्स में से पूछेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। क्यों वर्ल्ड वॉर्स इतने इंपॉर्टेंट है उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने एक तरीके से हमारी मानसिकता से लेके, बाय दैट आई मीन साइकोलॉजी से लेकर हमारे समाज तक, सबको बदल दिया था इन वर्ल्ड वॉर्स ने। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो हमारे साथ में इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, वो सारे वर्ल्ड वॉर्स के बिना नहीं आते। आज अगर वर्ल्ड वॉर्स ना हुए होते, तो शायद हमारी दुनिया आज जो है उससे बिल्कुल अलग होती। अच्छी होती या बुरी होती वो एक अलग बात है, बट एकदम अलग होती। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कि कैसे हमारे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स आए, है ना। उन्होंने अलग अलग एफर्ट्स डाले, जैसे कि मॉडरेट्स थे आपके दादा भाई नौरोजी वगैरह, आपके एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल। ठीक है। एंड देन उनके अलावा आपके रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि भगत सिंह वगैरह। और उसके अलावा आपके कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी आए थे जो इन तीनों ग्रुप से बिल्कुल अलग थे, जैसे कि MK गांधी, महात्मा गांधी, अ, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो और इसके बाद मैं इसको और एक्सपेंड कर सकता हूँ आगे। बट क्या अगर वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता, अगर हमारे दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता ना, तो इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के जो स्ट्रगल थे वो धरे के धरे रह जाते। ब्रिटिशर्स आज भी इंडिया में ही रहते, कहीं नहीं जाते वो। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, क्योंकि वो क्लोजली टाइड इन है हमारी खुद की फॉर्मेशन से। हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, राइट। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। पर ये आज़ादी का जो डंका था ना, वो 1930s में ही बजने लग गया था, क्योंकि सबको दिख चुका था कि अब ब्रिटेन पे इतनी ताकत नहीं है कि वो दुनिया को रूल कर पाए। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, जिसके बाद में ब्रिटेन इतना गरीब हो चुका था, इतने उस पर पैसों की कमी आ चुकी थी, फंड्स की कमी आ चुकी थी, कि उसने क्या करा, इंडिया को आज़ाद कर दिया 1947 में, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इस कारणवश हमें इन वर्ल्ड वॉर्स के बारे में जानना पड़ता है। और उसके अलावा इसलिए जानना पड़ता है कि जो हमारी युद्ध के प्रति मानसिकता है ना, हमारी साइकोलॉजी है, वो वर्ल्ड वॉर्स ने ही चेंज की है। नहीं तो युद्ध जो था उसको पहले एक बहुत अच्छी चीज़ माना जाता था। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो लगभग हर एक व्यक्ति क्या कहता है कि ये युद्ध गलत है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, राइट। यही कहता है हर एक इंसान, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी यही बोल रहे हो। बट पुराने टाइम में युद्ध को सपोर्ट किया जाता था लोगों द्वारा। ठीक है। और ये मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप ये खुद भी जानते हैं। आप हमारे हिंदू ग्रंथ देख लीजिए, महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में बहुत सारे वीर सैनिक शहीद हो गए थे, उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी इस युद्ध में।
लेकिन तब भी महाभारत के युद्ध को एक वीरों का, महावीरों का युद्ध बताया जाता है। या फिर आप रामायण का युद्ध देख लीजिए, या फिर आप हिंदू धर्म की क्यों बात कर रहे हैं, आप कोई से भी धर्म की किताब उठा लीजिए, हमेशा वॉर को, युद्ध को ग्लोरीफाई करा गया है। हमेशा वॉर को क्या किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है। उसको ये बताया गया है कि जो वॉर होता है, इट इज द प्रूफ ऑफ अ वॉरियर। एक वीर का अगर कुछ प्रमाण है तो वो युद्ध है। ठीक है, इस वाक्य को याद रखना, युद्ध ही वीर का प्रमाण है। ये हमारी मानसिकता थी सदियों से, हजारों लाखों साल जब से इंसान आया है ना, हम युद्ध को सपोर्ट करते थे। और ये वर्ल्ड वॉर 1 तक ये स्थिति सेम थी। सारे वॉर्स में क्या हुआ करता था, युद्ध जो होते थे आपके यूजुअली कुछ महीनों से लेकर 1 या 2 साल तक चलते थे। ठीक है, ये चीज हुआ करती थी। लोग जो होते थे वो बहुत ज्यादा मरते नहीं थे युद्ध में। अगर एक तरफ 10,000 की सेना है और दूसरी तरफ 15,000 की सेना है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 500 से लेके 1,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बट बाकी जो है वो जिंदा बच जाते थे। तो कभी भी किसी इंसान ने युद्ध का जो आतंक होता है वो नहीं देखा था। विश्व युद्ध पहले वाले से पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वॉर का जो टेरर था वो किसी ने देखा नहीं था। ठीक है, अब इस चीज को हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जो कि वॉर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एंड सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉर होता क्या है। व्हाट इज वॉर? A war is a situation or a period of fighting between countries or groups of people. A war generally involves the use of weapons, military organization, and soldiers. War is a situation in which a nation enforces its rights by using force. तो war is a situation or a period between countries and groups of people. तो वॉर क्या होता है? एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर कुछ देश या कुछ दल जो होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और इस कंडीशन में कंट्रीज क्या करती है, अपनी जो राइट्स होती हैं उनको फोर्स से एनफोर्स करती हैं। बाय यूजिंग फोर्स मतलब कि सैन्य शक्ति को यूज करके, अपने हथियारों को यूज करके, अपनी ताकत को, बल का प्रयोग करके वो देश अपनी राइट्स इन्फोर्स करता है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन में हो रहा है। रशिया यूक्रेन के ऊपर अपनी राइट्स कैसे इन्फोर्स कर रहा है? अपनी सेना को वहां पर भेजकर। उसी के साथ साथ नॉट एवरी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इज अ वॉर। अ फाइट बिटवीन इंडिविजुअल्स, गैंग्स, ड्रग कार्टेल एटसेट्रा इज नॉट कंसिडर्ड अ वॉर। हाउएवर मोस्ट वॉर्स आर कॉल्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई, और आर्म्ड का मतलब होता है हथियार। तो जो लड़ाई हथियारों से लड़ी जाए, वेपन फाइटिंग हो, उसको हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वेपन कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं इसे सिंपली हम। तो क्या बोला गया है कि हर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी हर लड़ाई जिसमें वेपन्स इन्वॉल्व हो, उसको हम युद्ध नहीं मानते। पर हर युद्ध जो होता है वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर कहीं पे दो जनों की लड़ाई हो जाए और दोनों के पास गन्स है, तो उसको हम वॉर नहीं बोलेंगे, युद्ध नहीं बोलेंगे। लेकिन हर युद्ध जो है वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वॉर्स हैव बीन फॉट टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज for religious and cultural reasons and over political balances of power. They have been fought over legitimacy of particular laws. They have been fought to settle arguments about land, money and many other issues. So basically क्या बताया गया कि युद्ध को कोई रीजन चाहिए, छोटे से छोटा, और उस पर युद्ध लड़ा जा सकता है। क्या क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, आपके इसमें ऑयल हो गया, वाटर हो गया, कोल हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इनके पीछे युद्ध बहुत बार लड़े गए हैं हमारे इतिहास में। रिलीजियस रीजंस मतलब धार्मिक कारणों के चक्कर में लड़ा गया, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में। ये सारे धार्मिक युद्ध होते हैं, होली वॉर्स या रिलीजियस वॉर्स। या फिर कल्चरल रीजंस, जब दो कल्चर के अलग अलग लोग आपस में भिड़ जाते हैं, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो वो कल्चरल रीजंस है। एंड ओवर पॉलिटिकल बैलेंसेस ऑफ पावर, जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो सबसे कॉमन तरीके का युद्ध होता है, पॉलिटिकल युद्ध। ठीक है, तो the reasons behind any war are often very complex. While a war can start for just about any reason, there is usually more than one cause. तो जो क्या बोला गया कि वैसे तो युद्ध किसी भी रीजन के लिए चालू हो सकता है, बट यूजुअली एक से ज्यादा कारण होते हैं युद्ध चालू होने के। इस चीज को हम रशिया यूक्रेन के वॉर के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ना, उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, अलग अलग है। पहला रीजन तो ये है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट है, कि यूक्रेन और रशिया एक ही कंट्री है।
नंबर वन तो ये हो गया कि पुतिन का ये मानना है कि रशिया और यूक्रेन एक कंट्री है। नंबर टू, सेपरेटिस्ट स्टेट्स। यूक्रेन के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो यूक्रेन से अलग होके रशिया में जाना चाहते हैं। उन देश ऐसे स्टेट्स को हम सेपरेटिस्ट स्टेट कहते हैं। जैसे कि इंडिया में कश्मीर है, कश्मीर के कुछ लोग जो है अलग होना चाहते हैं। ये है हमारा सेपरेटिस्ट स्टेट वाला कारण। तीसरा कारण है कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, यूक्रेन नाटो से अपने संबंध जोड़ना चाहता है और इसलिए रशिया उस बात से और चिढ़ा हुआ है। तो ये तीन कॉजेज है। ठीक है, एक सिंगल कॉज के ऊपर युद्ध नहीं हो रहा और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज है, बट ये तीन मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया यूक्रेन पे। तो यही मैं चीज़ समझाना चाह रहा था कि वैसे तो युद्ध किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से हो सकता है, बट यूजुअली एक से ज़्यादा कारण होते हैं युद्ध के डिक्लेयर होने में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, ओके, अब है टाइप्स ऑफ वॉर। अब टाइप्स ऑफ वॉर में बेसिकली क्या बताया गया कि युद्ध के कौन कौन से तरीके के युद्ध होते हैं। अब युद्ध जो होते हैं ना मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला युद्ध जो अगर मैं वॉर लिखूं और इसके तीन टाइप्स करूं तो कौन से तीन टाइप्स होंगे। पहला होता है एक हॉट वॉर, दूसरा होता है कोल्ड वॉर, और तीसरा होता है एक सिविल वॉर। ये जो हॉट वॉर होता है ना, ये आपका रेगुलर युद्ध है, नॉर्मल युद्ध है, जो बेसिकली अभी रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो होता है, जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं और वो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए, वो एक हॉट वॉर है। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच का युद्ध था। ठीक है, जिसमें कोई एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुई थी, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, जिसको हम अभी पढ़ेंगे ढंग से। एंड तीसरे तरीके का युद्ध होता है आपका सिविल वॉर, जब एक ही देश के दो ग्रुप्स जो होते हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या होता है, जब एक ही देश के दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं एक सिविल वॉर या फिर एक गृह युद्ध। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ वॉर है, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अ वॉर बिटवीन पीपल्स एंड ग्रुप्स इन द सेम कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। इट इज जनरली अग्रीड दैट देयर आर टू थिंग्स that make a war a civil war. It must be a struggle between groups in the same country or state over political control or to force major change in government policies. The second criteria is that more than 1,000 people have to have been killed with a minimum of 100 from each side. अब इस चीज़ का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अमेरिकन सिविल वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिविल वॉर वाइल द फिगर्स आर मेयर एस्टिमेट्स। द टोटल कैजुअलिटीज, इस कैजुअलिटी वर्ड का मतलब होता है कि कितने लोग खत्म हो गए युद्ध में, डेड प्लस इंजर्ड, कि कितने लोग पैरालाइज हो गए, कितने लोगों के हाथ पांव चले गए, उस चीज को हम कहते हैं कैजुअलिटी। कैजुअलिटीज आर थॉट टू बी अराउंड 750,000 या फिर 7.5 लाख। अमेरिका ने एक सिविल वॉर लड़ा था जिसमें उसके दो ग्रुप्स आपस में भिड़ गए थे, नॉर्थ और साउथ। अब ये सिविल वॉर में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों लड़ा गया था। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो चाहते थे कि गुलामी जो होती है, स्लेवरी, वो खत्म कर दी जाए। सदर्न स्टेट्स जो थे वो चाहते थे कि स्लेवरी आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए, और इस चक्कर में सिविल वॉर हो गई नॉर्थन स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में, और इसके अंदर 7.5 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो गए। सो अब सिविल वॉर बेसिकली क्या होता है? सिविल वॉर के लिए, किसी भी युद्ध को सिविल वॉर बोलने के लिए उसके दो क्राइटेरिया होते हैं, दो कारण होते हैं। सबसे पहला चीज क्या होनी चाहिए सिविल वॉर में? सेम कंट्री के लोग होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी अ सेम कंट्री पीपल, कि जिस भी देश में युद्ध हो रहा है, अगर रशिया में सिविल वॉर हो रहा है तो जितने भी ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं वो रशियंस होने चाहिए। इंडिया में हो रहा है तो सारे इंडियंस होने चाहिए। अमेरिका में हो रहा है तो सारे अमेरिकन होने चाहिए। ये होता है सिविल वॉर। और दूसरी चीज कि मिनिमम 1,000 लोगों की डेथ हो जानी चाहिए, मिनिमम। देयर शुड बी अ मिनिमम डेथ ऑफ 1,000 पीपल। ठीक है, और जिसमें से 100 फ्रॉम ईच साइड, दोनों साइड से या तीनों साइड से, या जितनी भी साइड इस युद्ध में इन्वॉल्व है, कम से कम 100 सैनिक हर साइड के मरने चाहिए। अब ये रूल थोड़ा सुनने में ऊट पटांग सा लगता है, पर इसको क्यों डाला गया है? ताकि हमें पता चल सके कि कोई युद्ध क्या सिविल वॉर है कि या फिर वो एक सिंगल साइडेड है, सिंगल साइडेड अटैक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री के दो लोग हैं, पहले ए और दूसरे बी। तो जो ए वाले लोग हैं वो बी से नफरत करते हैं, और वो क्या करते हैं, ए के 15,000 लोगों को मार देते हैं।
और बी बस इनके 50 लोगों को मार पाता है। तो ये युद्ध एक सिविल वॉर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ए जो है वो बी को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप नरसंहार बोल सकते हो, इसको आप सिंगल साइडेड असॉल्ट बोल सकते हो, इसको आप आतंकवाद भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, बट एक सिविल वॉर नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है कि इनके तो सिर्फ 50 सैनिक मर रहे हैं। मतलब इससे क्या पता चलता है हमें कि ये युद्ध जो है सिंगल साइडेड है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर में क्या दो कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर वन, सेम कंट्री होनी चाहिए दो देशों के बीच में, सॉरी मतलब दो ग्रुप्स के बीच में। एंड दूसरा, मिनिमम 1000 प्लस कैजुअलिटीज होनी चाहिए, जिसमें 100 ईच साइड हो। 100 लोग एक साइड से बनने ही चाहिए, तभी उस युद्ध को हम एक सिविल वॉर बोलेंगे, नहीं तो वो एक सिविल वॉर नहीं है। चलिए, ये तो था सिविल वॉर के बारे में, जिसका एक एग्जांपल दे दिया गया था अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में, कि उसमें 7.5 लाख लोग मर गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। अनदर काइंड ऑफ वॉर एग्जिस्टेड फ्रॉम 1947 टू अंटिल 1991 कॉल्ड द कोल्ड वॉर. They started when diplomatic relationship between the United States and the Soviet Union broke down. Both countries had nuclear weapons and both stood ready to use them against the other, but there was no actual war between them. It ended with the fall of Soviet Union in 1991. कोल्ड का क्या मतलब होता है? कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, तो इसलिए हम इस युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, बट उसी के साथ साथ कोल्ड अग्रेशन नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? अग्रेशन, गुस्सा जो होता है ना, अग्रेशन की अगर मैं बात करूं, अग्रेशन दो तरीके से होता है गुस्सा, एक तो होता है हॉट और दूसरा होता है कोल्ड। हॉट एग्रेशन होता है कि आपने सामने वाले का सर फोड़ दिया, ठीक है, उससे डायरेक्ट लड़ाई कर ली, इसको हम कहते हैं हॉट एग्रेशन। कोल्ड एग्रेशन ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि आप उससे डायरेक्ट ना लड़के उसको हर चीज में नीचा दिखाओ, कैसे? अपनी डेवलपमेंट ज़्यादा करिए। ठीक है, अगर आपका कोई एनिमी है और आप कोल्ड एग्रेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अपने करियर को डेवलप करोगे, अपनी सक्सेस उसके सामने शो ऑफ करोगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, ये होता है कोल्ड एग्रेशन। तो कोल्ड वॉर जो था वो पूरे कोल्ड एग्रेशन के ऊपर बेस्ड था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर जो है आपस में दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों ही देश वर्ल्ड की नंबर 1 पावर के लिए कॉम्पीट कर रहे थे, दोनों सबसे पावरफुल देश थे, और दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। ठीक है, तो पूरी दुनिया भी इनको लड़ते नहीं देखना चाहती थी, तो दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए रेडी थे, पर कोई एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुई इन दोनों के बीच में। उन्होंने क्या करा? छोटे छोटे देशों को आपस में लड़वाया। कौन कौन से देशों को आपस में लड़वाया उन्होंने? उन्होंने क्या करा? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में लड़वा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वियतनाम के युद्ध में लड़वा दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध लड़वा दिया दो जनों के बीच में। उन्होंने इसराइल और अरब कंट्रीज को भिड़वा दिया। तो वो क्या कर रहे थे? ये प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं हम इन्हें। इन्हें क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर्स। आज आप कोई गेम खेलते होगे तो आप प्रॉक्सी जरूर यूज करते होगे। उसमें प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है कि लेट्स से ये आपका मोबाइल है और आपको कोई गेम खेलना है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? गेम बैन हो रखा है अपनी कंट्री में। ठीक है, जैसे अभी बीच में पबजी बैन हुआ था। तो अब आपको एक गेम खेलना है, तो आप कैसे खेलोगे? आप एक प्रॉक्सी लगाओगे या वीपीएन लगाओगे, एंड आप उस वीपीएन से कनेक्ट करोगे, एंड वो वीपीएन आपको गेम से कनेक्ट करेगा और आप उसे खेल पाओगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं कि आप डायरेक्ट अपने सर्वर से नहीं गेम खेल रहे हो, आप किसी और के सर्वर से गेम खेल रहे हो। यही मतलब होता है प्रॉक्सी का, सिंपल भाषा में। सेम उसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स क्या होते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में डायरेक्ट तो लड़ नहीं रहे थे, बट वो क्या कर रहे थे? किसी और के थ्रू वो लड़ाई अपनी लड़वा रहे थे। उसी के साथ साथ ये क्या करते थे? डेवलपमेंट करते थे एक दूसरे, मतलब अपनी खुद की डेवलपमेंट दिखाना चाहते थे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखो हमारी, कि हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, मिलिट्री डेवलपमेंट देखो कि हमारे पास इतनी सारी मिसाइल्स है। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट देखो कि भाई हमारे लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। सोशल देखो कि भाई लोगों के पास में कितना सारा ग्रोथ का मटेरियल है। ठीक है, तो ये थे डेवलपमेंट के वो। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरे की कंट्रीज में स्पाइस या फिर जासूस भेजा करते थे। तो ये क्या कर रहे थे? बेसिकली अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाना चाहते थे, एंड उसके बाद फाइनल चीज क्या कर रहे थे? स्पेस रेस चल रही थी, स्पेस रेस। स्पेस रेस क्या थी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच की एक रेस थी, एक कंपटीशन था कि कौन स्पेस में ज्यादा आगे पहुंचेगा। ठीक है, यूएसएसआर ने क्या करा? सबसे पहले स्पेस में एक आदमी को पहुंचा दिया, जिसका नाम था यूरी गैगरिन। ये नाम जरूर नोट कर लेना, पेपर में आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट मैन इन द स्पेस।
और यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने चांद पर पहला आदमी भेज दिया, मून पे। किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को और बज एल्ड्रिन को। सो यही बेसिकली ये चीजें हो रही है कि कोल्ड वॉर में कोई एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुई थी। कभी भी यूएसए के सैनिकों ने यूएसएसआर के सैनिकों के सामने एक्चुअली गन्स नहीं उठाई थी, बट एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास वो कर रहे थे। और ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था हमारा 1947 में। 1947 में इस कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई थी, और 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तब इस युद्ध का खात्मा हो गया। खत्म क्यों हो गया था? क्योंकि यूएसएसआर के पास पैसा नहीं था कंट्रोल करने के लिए, और ये कोल्ड वॉर का विजेता इसलिए यूएसए को कहा जाता है। ये था हमारा कोल्ड वॉर, जिसको मे भी हो सकता है अगर आपको कोल्ड वॉर का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो आप आगे जाके एक नीचे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमें कोल्ड वॉर पे एक वीडियो चाहिए, वो भी बना देंगे। बट एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। अब ये जो वर्ल्ड वॉर वन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली एक पहला ग्रेट वॉर है, इसको ग्रेट वॉर कहा गया था। एंड इस युद्ध ने आप कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री पूरी तरीके से बदल दी। वो चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब इसमें। अब आप इस मैप पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 तरह के स्टेट्स दिख रहे होंगे। पहले जो है वो ग्रीन कलर में है, दूसरे जो पिंक में है, और जो येलो है। जो येलो है उनको तो रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट्स हैं। ग्रीन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली है, ठीक है। और पिंक में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया है। तो ये ना 2 तरह की अलायंसेस थी। अलायंसेस क्या होती है? मित्रता देशों के बीच में। तो एक अलायंस थी हमारी ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। और दूसरी थी ट्रिपल ऑन्टेते। ट्रिपल ऑन्टेते में कौन कौन थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया। तो ये 2 देशों में, मतलब 2 तरह की अलायंसेस थी, बनाई गई थी ताकि अपने आप को युद्ध के वक्त में बचाया जा सके, कि अगर आप नहीं लड़ पाए तो कम से कम आपका दोस्त आपके लिए लड़ने आ जाए। ये हमने अलायंसेस बनाई थी उस टाइम में। अब क्या था? अब इसको वापस देखिए। वर्ल्ड वॉर वन की स्टेटिस्टिक्स। कब चालू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन? 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हो गया था, और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हो गया था। तो 4 साल से ज्यादा लंबा ये युद्ध चल गया था, 4 इयर्स प्लस। 4 इयर्स प्लस हो गया था, ठीक है। और कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज मैंने अभी आपको बताया था, डेड और इंजर्ड लोग। इसमें 17 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, यानी कि 1.7 करोड़, या 1 करोड़ 70 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख जो थे, 1.1 करोड़ जो थे, वो तो आपके सोल्जर्स मरे थे। एंड 60 लाख लोग कौन मर गए थे? सिविलियंस, जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। एंड उसी के साथ साथ में 2 करोड़ लोग घायल भी हो गए थे, वुंडेड। वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये डेटा है इसका। 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत हो गई और 2 करोड़ लोग घायल हो गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है सबसे खतरनाक युद्ध में से एक आता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में सेकेंड नंबर पे सबसे डेडलीस्ट युद्ध में आता है ये, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इसके बेलिगरेंट्स कौन थे। बेलिगरेंट्स ये वर्ड अगर आप कभी पढ़ो आगे जाके, तो बेलिगरेंट्स का मतलब होता है कि कौन युद्ध को लड़ रहा है, ठीक है। कौन कौन सी साइड युद्ध को लड़ रही है। अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बेलिग्रेंट्स कौन है? एक तरफ रशिया एंड दूसरी तरफ यूक्रेन है। तो वर्ल्ड वॉर वन में बेलिग्रेंट्स कौन थे? एक तरफ एलाइड पावर्स थी और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है। तो एलाइड पावर्स में कौन कौन था? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए 1917 से लेकर 1918 तक, और जापान, ठीक है। और सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, जर्मनी था और ऑटोमन था। और इसी के साथ साथ में थोड़े बहुत छोटे छोटे देश थे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए थे। फॉर एग्जांपल एलाइड की साइड से सर्बिया भी था, ठीक है। मॉन्टेनेग्रो भी था, ठीक है। और इनकी साइड से जैसे आपका बुल्गारिया हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे देश जो थे एक दूसरे की मतलब साइड ले रहे थे, बट मेन प्लेयर्स यही थे। सेंट्रल पावर से 3 और एलाइड पावर से ये 5, और एक एक कंट्री थी इटली। इटली का नाम आप सबने सुना ही है। इटली दोनों देशों के लिए लड़ा था। स्टार्टिंग में वो सेंट्रल पावर्स के साथ लड़ा और आखिर में उसने धोखा दे के एलाइड पावर्स ज्वाइन कर ली।
तो बट इटली का अगेन रोल इम्पॉर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इसमें रशिया का है, फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, और इधर से इम्पोर्टेंट रोल सिर्फ हमारी जर्मनी का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेलिग्रेंट्स का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी कि वो लोग जो युद्ध लड़ रहे हैं। अब मेन कॉजेज इस युद्ध के कारण क्या थे, इसको मैंने एक एक्रोनिम से पढ़ाया है। क्या एक्रोनिम है? MAIN, मेन। तो पहले एम से क्या स्टैंड होता है? मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब होता है सेना में डेवलपमेंट। अगर आज हम एक नई मिसाइल लॉन्च कर देते हैं या नई मिसाइल ले आते हैं, नए टैंक्स खरीद लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि हमने मिलिटरिज्म की धारणा अडॉप्ट कर रखी है। तो क्या मिलिटरिज्म की धारणा थी? लोगों के बीच में आर्म्स रेस थी, मतलब कि कौन एक दूसरे से ज़्यादा बढ़िया गन्स बनाएगा। मशीन गन्स आ चुकी थी, टैंक्स आ चुके थे, नई नेवल शिप्स, नेवी आ चुकी थी। पुराने टाइम में नेवी कैसे हुआ करती थी? लकड़ी की बोट्स हुआ करती थी, राइट। लेकिन अब ऐसी बोट्स थी जो गन्स भी लॉन्च कर सकती है। आर्मीज बढ़ गई थी। ब्रिटेन जर्मनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में राइवलरी चल रही थी, और मिलिट्री का नया नया इक्विपमेंट आ चुका था, जैसे कि गैस बॉम्ब्स आ चुके थे, रेडियोज आ चुके थे, मोटरसाइकिल्स वगैरह। तो एक मिलिट्रिज्म की रेस थी सारे लोगों में कि हमें दूसरी कंट्री से सेना के बल में अच्छा बनना है। दूसरा था अलायंस सिस्टम, जो भी मैंने आपको मैप दिखाया था, ट्रिपल ऑन्टेते और ट्रिपल अलायंस का। मल्टीपल अलायंसेज इन यूरोप सिंस 19th सेंचुरी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। एक तो ट्रिपल अलायंस थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की, और दूसरी ट्रिपल ऑन्टेते थी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की। तो ये अलायंस क्यों बनाई गई थी? ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है कि आप अपने दुश्मन के जितने ही स्ट्रांग रहे, इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर। तो दूसरा कॉज क्या था कि लोगों के बीच में अलायंस, दोस्ती करने लग गए थे। तीसरा कॉज था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने एम्पायर को बड़ा करना। उस वक्त जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, एक एम्पायर थी। जर्मनी वॉज एन एम्पायर, ब्रिटेन जो था, यूनाइटेड किंगडम, वो एक एम्पायर था। फ्रांस आपका एम्पायर नहीं था, बट इटली एक एम्पायर था, आपका रशिया एक एम्पायर था, तो सारे, ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था, ऑटोमन एक एम्पायर था, तो सारे देश एम्पायर थे फ्रांस को छोड़ के। तो सब अपने आप को बड़ा करना चाहते थे, नए से नए देशों को कैप्चर करना चाहते थे। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका के लिए सब लड़ना चाहते थे, क्योंकि अफ्रीका एक नई कंट्री थी और वहां पर राज करना चाहते थे लोग। एंड सेकंड था कि जो ब्रिटेन था ना, वो सबको लीड कर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन पे उस वक्त वर्ल्ड की 1/4 कंट्रीज का कंट्रोल था। दुनिया की 1/4 लैंड का 25% का कंट्रोल ब्रिटेन के पास में था, तो ब्रिटेन बहुत तगड़ा था। एंड फाइनली नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति स्नेह की भावना, अपने देश के प्रति एक आप कह सकते हो कि एक देश के प्रति एक लव होना, एक पर्सन के अंदर प्यार होना, कि देश के प्रति समर्पण होना, डिवोशन होना, उसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि लोगों के अंदर है ना, राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा फैलने लग गया था। एंड दूसरी क्या थी कि जर्मनी, इटली और ये जो बाल्टिक स्टेट्स थे, आपके रशियन स्टेट्स को हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, इनके अंदर ग्लोरी ऑफ वॉर का एक कंसेप्ट था, एक मिसकंसेप्शन था। ग्लोरी ऑफ वॉर क्या है? वही जो मैंने आपको बात बताई कि युद्ध बहुत महान चीज होती है, लोगों के अंदर ये चीज थी। तो ये हमारे चार मेन कॉजेज थे। सबसे पहले तो कि सब सैन्य बल सबका मजबूत हो रहा था। दूसरा, अलायंस हो रही थी, दोस्तियां हो रही थी। तीसरा कि सब एम्पायर बड़ा करना चाहते थे। और चौथा कि नेशनलिज्म था, कि मैं और मेरा देश तुम्हारे और तुमसे महान है। तो ये नेशनलिज्म था। तो ये हमारे चार मेन कॉजेज थे वर्ल्ड वॉर 1 के। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कॉजेज भी हैं जो हम देख लेते हैं। इल्यूजन्स ऑफ अ शॉर्ट वॉर। इल्यूजन मतलब भ्रम होना। सबको क्या भ्रम था? क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीन गन्स है, ये है, वो है, गन्स है, तो ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा और हम क्रिसमस तक वापस घर पे आ जाएंगे। ठीक है। आपका 24 जुलाई को युद्ध स्टार्ट हुआ है और लोगों के मन में क्या था कि 25 दिसंबर तक हम घर आ जाएंगे। उस टाइम पे वॉर ग्लोरीफाइड कंसिडर्ड इनएविटेबल नेसेसिटी फॉर नेशंस टू ग्रो एंड डेवलप। मतलब कि क्या बोलता है, वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता था, युद्ध को महान माना जाता था, और ये माना जाता था कि युद्ध तो होएगा ही होएगा, चाहे कुछ भी कर लो, और नेसेसरी है ग्रो करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? वॉर इज इनएविटेबल। और फाइनल था नेशनलिस्टिक मूवमेंट, मल्टीपल एथनिसिटीज। लोग चाहते थे कि अपना देश आगे बढ़े, राष्ट्रवाद की भावना थी। ये सारी चीजें तो हो गई छोटे मोटे कॉजेस। अब इमीडिएट कॉज का क्या मतलब है कि इमीडिएटली ऐसा क्या हो गया था कि युद्ध डिक्लेयर हो गया, वो मैं बताता हूं। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, इस नाम को याद रख लीजिएगा, ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड। असैसिनेटेड या असैसिनेशन का मतलब होता है किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को
कोई पॉलिटिकल कारण के चक्कर में मार दिया जाए, अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे तो उसको कहेंगे असैसिनेशन। जब आप किसी व्यक्ति को कोई पॉलिटिकल कारण की वजह से मार देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, असैसिनेशन। एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड बाय बोस्नियन नेशनलिस्ट गावरीलो प्रिंसिप एंड अदर मेंबर्स ऑफ ब्लैक हैंड इन सारायेवो ऑन 28 जून 1914। अब इस चीज को एक बार समझिए। देखिए हिसाब क्या था, ये जो फ्रांस फर्डिनेंड था ना, आर्च ड्यूक था ये वहां का। आर्च ड्यूक क्या होती है, आर्च ड्यूक आप एक मान लीजिए बहुत बड़ी पोजीशन होती है जो राजा के बाद में होती है। और ये फ्रांस फर्डिनेंड जो था ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का एयर बनने वाला था। एयर था, एयर यानी कि जैसे ही एम्परर मर जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का, फ्रांस फर्डिनेंड यहाँ का शासक बन जाएगा। तो एक दिन फ्रांस फर्डिनेंड कहाँ गया, अपनी कार में और अपनी वाइफ के साथ घूमने गया। और कार भी कौन सी थी, जो ओपन थी ऊपर से। हुआ क्या, इसके ऊपर एक गैविलरो फिलिप नाम के व्यक्ति ने, जो कि सर्बिया का रहने वाला था, इसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि सर्बिया की ऑस्ट्रिया हंगरी से नहीं बनती थी, बिल्कुल सेम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला सीन था। इसने क्या करा, उसकी गाड़ी पे बॉम्ब फेंक दिया, बट फॉर सम रीजन फ्रांस फर्डिनेंड ने आखिरी पॉइंट पे पीछे मुड़ के देख लिया और वो नीचे झुक गया, और ये बॉम्ब जो था ये पीछे जाके किसी और ऑफिसर की गाड़ी को उड़ा दिया इसने, और फ्रांस फर्डिनेंड वहां से बच गया। अब फ्रांस फर्डिनेंड के सारे लोगों ने क्या बोला कि आप अब या तो छुपे रहिए या इस एरिया से निकल के सेफ जगह चले जाइए। बट फ्रांस फर्डिनेंड ने क्या करा, उन्होंने क्या बोला कि मैं इस ऑफिसर से मिलने जाऊंगा जिसकी बम में चोट लग चुकी है और जो घायल है, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। अब पूरा युद्ध वर्ल्ड वॉर वन और उसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जो था वो वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ही हुआ था। ठीक है, पूरा युद्ध जो है वो बच जाता, करोड़ों जिंदगियां बच जाती और सैकड़ों करोड़ों लोगों के घर नहीं टूटते, अगर फ्रांस फर्डिनेंड का ड्राइवर ये गलती नहीं करता। तो फ्रांस फर्डिनेंड का ड्राइवर जो था ना, वो उस एरिया को ढंग से जानता नहीं था, और उसने क्या करा, एक गलत टर्न ले लिया। उसने लेफ्ट की जगह राइट ले लिया। अब वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, वो आगे जाके सही टर्न ले सकता था, बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि इस गलत टर्न ने इसको फ्रांस फर्डिनेंड को वापस पहुंचा दिया गैविलरो फिलिप के सामने। गैविलरो फिलिप उदास था कि वो फ्रांस फर्डिनेंड को नहीं मार पाया, तो वो एक कैफे के अंदर रिलैक्स कर रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि फ्रांस फर्डिनेंड उसके सामने से फिर से जा रहा है, उसने क्या करा, उसने अपनी गन निकाली और फ्रांस फर्डिनेंड को खत्म कर दिया, और उसकी वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको भी खत्म कर दिया। सिर्फ एक ड्राइवर के गलत टर्न की वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर वन अब स्टार्ट होने वाला था। जैसे ही फ्रांस फर्डिनेंड की मृत्यु हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी ने, अच्छा ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, एक बार देख लीजिए। ये जो ये पूरी कंट्री ऑस्ट्रिया हंगरी है। स्टार्टिंग में देखिए क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही एम्पायर थे। आज के टाइम में ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग कंट्री है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रिया है इतना सा, एंड ये वाला एरिया आपका हंगरी है। बाकी सारा एरिया इन्होंने उस टाइम पे कब्जा रखा था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के तहत। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, और यहाँ पर ये सर्बिया है, और इस एरिया में सारा ये वो इस एरिया में फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया गया था। तो ये एक मैप है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर है पूरा ऑरेंज में। ऑस्ट्रिया अब यहाँ पर है, हंगरी यहाँ पर है, वो काफ़ी छोटे देश हैं, और सर्बिया ये रहा जिसके व्यक्ति ने यहाँ पर फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया था। इस मैप को एक बार ढंग से याद रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर क्या हुआ, इवेंट्स लीडिंग टू वॉर, फिर जुलाई क्राइसिस हुआ, क्योंकि जून 28 को फ्रांस फर्डिनेंड को मारा गया था, तो जुलाई क्राइसिस आ गया। क्राइसिस क्या होता है, एक बहुत बुरी सिचुएशन। जुलाई क्राइसिस को इतना बुरा क्यों माना था, क्योंकि सारे देश जो थे अब एक दूसरे पे वॉर डिक्लेयर करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी सेंड्स ह्यूमिलेटिंग टर्म्स टू सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या करा, सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया। रशिया मोबिलाइजेज इन सपोर्ट ऑफ स्लाविक सर्बिया। सर्बिया ने रशिया को बुलाया। जर्मनी आ गया किसके साथ में, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में। जर्मनी गिव्स ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर अ ब्लैंक चेक। ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। रशिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, रशिया ने जर्मनी पे डिक्लेयर किया। फ्रांस डिक्लेयर वॉर्स ऑन जर्मनी। जर्मन आर्मी मार्चेज इनटू बेल्जियम ऑन रूट फ्रांस। Britain declares war on Germany. Germany gets initial success in the France and great success against Russian armies on eastern fronts. Ottoman Empire attacks Russia, tries to capture Suez Canal.
हाँ, ब्रिटिश लिंक टू इंडिया। अब देखिए क्या है बेसिकली ये, ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसको बिना मैप के नहीं समझाऊंगा। मैप के थ्रू समझिए क्या हुआ था। ये मैप है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने क्या किया, सर्बिया को युद्ध में बुला लिया, सर्बिया पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी उस वक्त दोस्त थे, तो जर्मनी साथ में कूद गया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में। सर्बिया का दोस्त कौन था, रशिया था, तो रशिया ने क्या करा, जर्मनी पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया और ऑस्ट्रिया हंगरी पे। अब था क्या, रशिया, फ्रांस और रशिया भी क्या थे, दोस्त थे, तो फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया। अब जर्मनी का क्या सोचना था, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा बड़ा स्टेट है, उसको अपनी आर्मी इकट्ठा करने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, 6 से 8 हफ्ते। तब तक हम क्या करते हैं, फ्रांस के अंदर घुस के फ्रांस को खत्म कर देते हैं और फिर वापस जाके रशिया को खत्म कर देंगे। तो ये इनकी अप्रोच थी। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो रशिया, जो फ्रांस, ये जर्मनी और ये फ्रांस है, इनके बॉर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं। ये बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, ये फ्रांस ने किले बना बना के बहुत स्ट्रांग कर रखा है, तो जर्मनी को टाइम लगेगा यहाँ पे। तो जर्मनी ने क्या करा, सोचा कि मैं बेल्जियम से घुस के फ्रांस में घुस जाऊं। बेल्जियम उस वक्त न्यूट्रल था, है ना। बट जर्मनी ने क्या करा, 7.5 लाख, 7 लाख ट्रूप्स को, 7.5 लाख सैनिकों को उधर भेज दिया फ्रांस की तरफ, बेल्जियम के थ्रू होके। अब इंग्लैंड और बेल्जियम की दोस्ती थी, इंग्लैंड ने प्रॉमिस किया था कि बेल्जियम के साथ अगर कुछ भी होगा तो इंग्लैंड जरूर उसका साथ देगा। तो इंग्लैंड ने क्या किया, बेल्जियम को बचाने के लिए जर्मनी पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया, और फ्रांस में इंग्लैंड आ गया साथ में, और युद्ध चालू हो गया। और उस साइड पे अब जर्मनी जो था ना, एक फ्रंट फुट पे था युद्ध की स्टार्टिंग में, फ्रांस को धकेलने लग गया था पीछे, और रशिया को तो बुरी तरीके से पीटने लग गया था। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ टर्म्स बीच में से हुए थे, बट रशिया की बहुत ज्यादा पिटाई लगा रहा था, और दूसरी तरफ से फ्रांस से भी अच्छा खासा लड़ ले रहा था। तो जर्मनी एक मेन प्लेयर था। जर्मनी उस वक्त वर्ल्ड की पावर बन चुका था, नंबर 1, ठीक है। तो उसी के साथ साथ थोड़े बहुत युद्ध यहाँ पर भी हो रहे थे। तो जो फाइनली क्या हुआ, ये ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर, इसने रशिया पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे सुइस कैनाल पे अटैक कर दिया, ताकि ब्रिटिश इंडिया को छीन सके वो। हाँ, अब हम आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ इन सारे अटैक्स के बाद में। फिर चालू हुआ हमारा ट्रेंचेस का, ट्रेंच वॉरफेयर, इसको एक ट्रेंच कहते हैं। जब एक जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाए और इसी के अंदर सैनिक बैठे रहे। ये सैनिक जो बैठे हुए हैं इस लाइन में, ये लगभग 3 साल के लिए ऐसे ही बैठे रहे थे, विदाउट एनी हेल्थ इक्विपमेंट। यहाँ पे हेल्थ बहुत बुरी थी उनकी, बीमारियां फैले जा रही थी, और गंदगी के अंदर उन्हें अपनी रहना पड़ता था। ये था वर्ल्ड वॉर 1 की कठिन सच्चाई। फ्रांस और जर्मनी के अंदर ये करा गया था, ये ट्रेंच वॉरफेयर का युद्ध फ्रांस में लड़ा गया था। स्टेलमेट फॉर 3 ईयर। स्टेलमेट क्या होती है, स्टेलमेट एक चेस की एक टर्म होती है। जैसे चेकमेट का मतलब होता है कि एक जना गेम जीत चुका है, स्टेलमेट का मतलब होता है कि गेम जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो 3 साल के लिए एक ड्रॉ ही रहा था, ठीक है। ट्रेंचेस डग टू प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्टिलरी शेलिंग। आर्टिलरी होती है तोप, गोले बारूद। तो इन ट्रेंचेस को इसलिए खोदा गया था ताकि उन गोले बारूद से बच सके। हॉरिबल कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज। अब इसमें हेल्थ इश्यूज बहुत थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो चूहे बहुत हुआ करते थे, दूसरे मिट्टी बहुत थी। क्या क्या थे, रैट प्रॉब्लम थी, और जहाँ पे चूहे आएंगे वो बीमारी जरूर लाते अपने साथ में। मड थी, ठीक है। टॉयलेट का कोई इंतजाम नहीं था यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ क्लीनलीनेस नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं यहाँ पे। पूरे दिन भर 24 आवर्स आपके ऊपर तोप के गोले बरस रहे हैं कान में, तो उससे इंसान की मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। वो स्ट्रेस में आने लग जाता है। और उसी के साथ में एक्सरसाइज नहीं हुई थी यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि इस ट्रेंच में आप क्या एक्सरसाइज कर लोगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा हॉरिबल कंडीशंस थी इस वॉर में, ट्रेंचेस में जो लोग रहते थे। ह्यूज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज फॉर स्मॉल गेन्स। ऐसा कॉमन नहीं था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग बाहर निकलते थे। ट्रेंच वॉरफेयर का सिस्टम कुछ इस तरीके से चलता था, मैं आपको एक बार फील्ड पे मैं बताता हूँ। जैसे ये युद्ध भूमि है समझिए, इस साइड में जर्मनी ने अपना ट्रेंच खोल रखा है। ये ट्रेंच किसका है, जर्मनी का। और ये ट्रेंच है, लेट्स से, फ्रांस का। तो इधर से वो बमबारी करेंगे इनके ऊपर, उधर से वो बमबारी करेंगे, और तो जब
आर्टिलरी बंद हो जाएगी, तब ये यहाँ के सैनिक निकलेंगे इसमें नो मैन्स लैंड में, नो मैन्स लैंड में निकलेंगे, और ये जो दूसरी फोर्स है फ्रांस जो कि डिफेंडर है, इनके ऊपर मशीन गन फायर ओपन कर देगा, जिसकी वजह से हजारों लोग मर जाते थे। और यूजुअली होता क्या था, कुछ मीटर जमीन मिलती थी जनरल्स को, 2 से 5 मीटर जमीन के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेंच वॉरफेयर में। एंड उसी के साथ में एक और दुर्घटना क्या हुई, बैटल ऑफ सोम। बैटल ऑफ सोम क्या था, क्योंकि जर्मनी बेसिकली फ्रांस को दबाया जा रहा था, तो इंग्लैंड आ गया बीच में। इंग्लैंड ने एक युद्ध डिक्लेयर किया सोम नाम की जगह में। वो युद्ध इतना भयानक था कि 80,000 सैनिक जो थे वो एक ही दिन में मारे गए। ये था हमारा बैटल ऑफ सोम। तो ये था ट्रेंच वॉरफेयर की सच्चाई, कि ट्रेंच वॉरफेयर कैसा था। एंड इसी ट्रेंच वॉरफेयर की वजह से ही ना लोगों के अंदर जो युद्ध के प्रति जो वो था ना उत्साह, वो खत्म होने लग गया। लोग समझने लग गए कि भैया युद्ध तो कोई बहुत अच्छी जगह होती नहीं है, युद्ध जो है मौत के अलावा कुछ नहीं लाएगी। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं इंडियंस का क्या रोल था वर्ल्ड वॉर वन में। 1.3 मिलियन इंडियन सर्व्ड अंडर द ब्रिटिश आर्मी। 13 लाख भारतीय सोल्जर जो थे ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे। कहाँ कहाँ पे लड़े थे, फ्रांस में, मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट यानी कि आपकी अरब कंट्रीज, टर्की वगैरह, और इजिप्ट में। और 50,000 सैनिक जो थे हमारे शहीद हो गए थे। एंड उनके लिए बेसिकली क्या बनाया गया था, इंडिया गेट का मेमोरियल बनाया गया था। इंडिया गेट जो है हमारा दिल्ली में, वो बेसिकली इन 50,000 जवानों की शहादत के लिए बना हुआ है। वहाँ पे इन 50,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। 1917 में क्या हुआ, यूएसए आ गया इन्वॉल्व। यूएसए फाइनली युद्ध में आ गया अप्रैल 1917 में। पहले न्यूट्रल था ये युद्ध में नहीं आ रहा था, युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर ये क्या कर रहा था, फ्रांस को, ब्रिटेन को, इनको वेपन्स बेचे जा रहा था। तो इसकी वजह से यूएसए इकोनॉमिकली सुपर पावर बन गया, उसमें बहुत ज़्यादा जो था फंड्स आ गए, पैसा आ गया। उसने ब्रिटिश को वेस्टर्न फ्रंट पे ज्वाइन किया, वेस्टर्न फ्रंट यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस की साइड से। और जो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, वुड्रो विल्सन थे, 28th प्रेसिडेंट। उन्होंने इस युद्ध को ज्वाइन किया फाइनली, जब उनको लगा कि अब इस युद्ध को रोकना ही पड़ेगा। तो ये था 1917 का हाल। अब 1917 में क्या हुआ, एक तरफ से एलाइज की तरफ से एक जना आया, तो दूसरी तरफ से एक जना निकल गया, जो कि था रशिया। रशिया जो था ना, मैंने जैसे कि बताया, जर्मनी से पिटाई खा रहा था बहुत बुरी तरीके से, उनका युद्ध से कोई फायदा हो नहीं रहा था। और जो लोग थे ना, उनके पास खाने को पैसा नहीं था, खाने को ब्रेड नहीं थी, भूखे मर रहे थे। तो 2 रेवोल्यूशंस हुए हमारे। पहला हुआ फेब्रवरी रेवोल्यूशन, फेब्रवरी 1917 में, जो कि जहां पे निकोलस II ऑफ रशिया, जो कि रशिया का एम्परर था, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, उसको भगा दिया वहां से। दूसरा हुआ वहां पे अक्टूबर रेवोल्यूशन, जहां पर बोल्शेविक्स, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कि आज बीजेपी और कांग्रेस है, बोल्शेविक्स उनकी पार्टी थी, अंडर व्लादिमीर लेनिन, इस व्यक्ति के अंडर वो पावर में आ गए। फरवरी में एम्परर को भगा दिया, महाराजा को वहां से, और अक्टूबर में बोल्शेविक्स पावर में आ गए। और लेनिन ने क्या किया, जर्मनी के साथ पीस कर ली, संधि कर ली, शांति कर ली। कहां पर, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क, मार्च 1918 में, ये डेट्स याद रखिएगा। और उसी के साथ में ईस्टर्न फ्रंट का युद्ध खत्म हो गया। बट क्योंकि अब यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, सॉरी यूके, फ्रांस और यूएसए तीनों एक साथ हमला कर रहे थे जर्मनी पे, युद्ध भी खत्म हो गया 1918 में। द गिल्ट ऑफ वॉर वाज प्लेस्ड अपॉन द सेंट्रल पावर्स, स्पेशली जर्मनी। बॉर्डर्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीकन कॉलोनीज, मिडल ईस्ट वर रीड्रॉन। हैवी वॉर रेपरेशन लेविड ऑन जर्मनी, कॉलोनीज ऑफ जर्मनी डिवाइडेड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो सबसे पहले क्या हुआ, युद्ध की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जर्मनी पे डाली गई। उसी के साथ साथ जो बॉर्डर्स थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को खत्म कर दिया, ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, और जो बॉर्डर्स थे वापस ड्रॉन किए गए। $800 बिलियन का जुर्माना लगाया गया जर्मनी पर। और उसी के साथ साथ जर्मन कॉलोनीज थी जहां पे जर्मनी राज कर रहा था, उन जगह को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया, और जर्मनी को एक कमजोर देश बनाने की पूरी कोशिश की इन्होंने। अब इसको, इस युद्ध को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, यानी कि जो राज्य, साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए, जर्मन एम्पायर का जो हाउस था, हाउस ऑफ हॉजेलरॉन, रॉयल फैमिली, वो खत्म हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी में हाउस ऑफ हैब्सबर्ग था, वो खत्म हो गया। रशियन एम्पायर में हाउस ऑफ रोमनोव था, वो खत्म हो गया। एंड फाइनली ऑटोमन एम्पायर में अबॉलिशन ऑफ द कैलिफेट, जिसके पीछे खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी इंडिया में, वो खत्म हो गई। अभी खिलाफत मूवमेंट को हम हिस्ट्री के टॉपिक में ढंग से पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड था। और उसी के साथ साथ में नई नई कंट्रीज आ गई। कौन कौन सी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग कर दिया गया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया,
एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड और फिनलैंड, ये नई नई कंट्रीज का जन्म हो गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। अब इस युद्ध के रिजल्ट्स क्या थे वो एक बार देख लीजिए। ये जो युद्ध था एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वॉर था, क्योंकि ऐसा युद्ध जो था ना आज तक कभी हुआ नहीं था। क्योंकि इस युद्ध में रेडियोज यूज़ किए गए थे, आर्मर्ड कार्स यूज़ की गई थी, मतलब वो कार जो गन्स चला सकती है, टैंक्स, सबमरीन, मशीन गन्स, मस्टर्ड गैस क्या होती थी, जहरीली गैस छोड़ी जा रही थी जर्मनी के सैनिकों द्वारा, जिससे मतलब केमिकली सामने वाले सैनिकों को मार दिया जाए, और एरोप्लेन्स फॉर बॉम्बिंग्स। ये चीज़ें पहली बार यूज़ हुई थी इंसान के इतिहास में वर्ल्ड वॉर वन में, इसलिए इसको एक टेक्नोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है। और इसका आफ्टर मैथ क्या था, लोगों की हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी, मिलियंस डाइड ड्यू टू डिजीजेस, एंड उसी के साथ में स्पेनिश फ्लू आ गया जो कि 5 करोड़ लोगों को ख़त्म कर गया था। आपको ये बात पता होगा कि हर 100 साल में एक पेंडेमिक आती रहती है। 2020 में कौन सा आया, कोविड-19 या कोरोना वायरस। 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, और 1820 में प्लेग आया था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आती ही रहती है बीमारियां। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे कि क्योंकि सैनिक इधर से उधर जा रहे थे, इनके इधर से उधर जाने के चक्कर में स्पेनिश फ्लू और ज़्यादा बिगड़ने लग गया। क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट करोगे, डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई डिजीज़ व्यक्ति अगर आ गया तो वो उस डिजीज़ को फैला देगा। फाइनली क्या हुआ, शेल शॉक्ड सोल्जर साइकोलॉजी। इतिहास में पहली बार मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई थी वर्ल्ड वॉर वन की वजह से, जैसे कि डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस होना, एंजाइटी, एंड जो भी आपके मेंटल हेल्थ की कंडीशंस होती है वो पहली बार उन पे ध्यान कब गया था, वर्ल्ड वॉर वन में। क्योंकि जब सैनिक सालों सालों तक इतनी बुरी कंडीशंस में रहेंगे तो उनकी मेंटल इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एंड फाइनली क्या हुआ, मेल पॉपुलेशन डिक्लाइन इन यूरोप। यूरोप में आदमियों की बहुत कमी आ गई थी क्योंकि युद्ध में मोस्टली मेल लड़ने गए थे। सो ये रिजल्ट्स थे हमारे वर्ल्ड वॉर वन के। इसके बाद का जो भी है कि क्या क्या इसका इफेक्ट आया इस युद्ध का, कि कल्चरली क्या इफेक्ट था, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में साथ ही साथ हम वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कोई भी डाउट है तो पुट देम डाउन द कमेंट्स बिलो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।